Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher. Or today we will study about the Kepler's law of planetary motion. First of all, what is a planets? Planet which are revolve around the sun with a unique value of time period. That means उनका जो time period है वो fix होता है sun के around जो वो revolve करते हैं. Time period is that means the time taken by the planet revolve to complete one revolution in revolving. Clear? And the Kepler, a German scientist, give some laws about the motion of the planets around the sun in 16th century. उनके अकॉर्डिंग कैप्लर्स ने 3 लॉज दिए जो प्लानेट का मोशन है सन के चारों तरफ उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं. तो चलिए स्टडी करते हैं आज. तो इसमें फर्स्ट लॉ है कैप्लर्स फर्स्ट लॉ या फिर इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट. सबसे पहले लॉ उन्होंने जो प्लैनेट्स हैं उनके क्या ऑर्बिट होते हैं, किस तरह से वो रिवॉल्व करते हैं, उसके बारे में बताया. सो व्हाट इज अ लॉ? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट और वी कैन से दैट इन अ एलिप्टिकल पाथ. ये जो पाथ है वो है एलिप्टिकल पाथ. दैट मीन्स दीर्घ वृत्ताकार पथ पर वो मूव करते हैं, राइट? जिसकी एक एक्सिस पर सन होता है ऑलवेज. एक एक्सिस पर क्या है? दैट वाज द सन. सो वी कैन से दैट कि इलिप्टिकल पाथ में जो सन है वो सेंटर पे नहीं होता. सन एक जो इलिप्टिकल पाथ के 2 फोकस होते हैं या फिर हम कहें 2 पॉइंट सेंट्रल पॉइंट होते हैं F1 एंड F2, उसमें से वो एक पॉइंट पर ही एग्जिट करता है, राइट? सो दैट वाज द कैप्लर्स फर्स्ट लॉ या हम कहें लॉ ऑफ ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द कैप्लर्स. सो दैट वाज द फर्स्ट लॉ. किस ऑर्बिट पे मूव करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करते हैं. आफ्टर दैट इन सेकंड लॉ if we consider about the Kepler's second law or we can say that the law of area. इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ एरिया, राइट? सो हर एक प्लैनेट लॉ ऑफ एरिया को समझने के लिए आप ये समझिए कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है एलिप्टिकल पाथ पर. सो जो लाइन जॉइनिंग है, लेट अस कंसीडर दैट वाज अ प्लैनेट और प्लैनेट का जो पोजीशन है वो P1 है. अब ये रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है और सम अराउंड एंड आफ्टर 4 मंथ और आफ्टर 3 मंथ, कोई भी पर्टिकुलर टाइम ले लीजिए, प्लैनेट P2 पॉइंट पर आ जाता है. कहां पर? P1 से P2 पॉइंट पर किसी टाइम t में, राइट? सो अब जो लाइन जॉइनिंग है फ्रॉम प्लैनेट टू द सन, वो लाइन कुछ एरिया स्वीप करेगी. दैट मीन्स वो कुछ लाइन एरिया कवर्ड करेगी, ठीक है? और हम हायर स्टडी में, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि अगर प्लैनेट सन से दूर होता है, ठीक है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. ये बात याद रखना. बस अभी आपको सिर्फ ये लॉज पढ़ने हैं तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं. सो और सिमिलरली एट अनदर साइड P4 इज द अनदर पोजिशन ऑफ द प्लैनेट P, राइट? एंड द P3 is the another position of the planet and the P4 is the another position of the planet after the time t. कहने का मतलब है कि जैसे t टाइम में P1 से P2 प्लैनेट आ गया था, ठीक है, सिमिलरली उतने ही टाइम यानी कि t टाइम में प्लैनेट P3 से P4 मूव करा. तो यहां पर भी जो लाइन ज्वाइनिंग है, अगर हम एक लाइन को ज्वाइन करें प्लैनेट से सन तक, तो जो ये लाइन ज्वाइनिंग है ये भी कुछ एरिया स्वीप करेगी,
राइट, दैट वाज द एस। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, या हम कहें लॉ ऑफ एरिया, द एरिया स्वीप बाय द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम प्लैनेट टू द सन इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सॉरी, एक बार फिर सुन लीजिए कि प्लैनेट से सन तक की जो लाइन है, ठीक है, जो ज्वाइंट लाइन है, वो इक्वल एरिया स्वीप करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो दैट वाज द केपलर सेकंड लॉ, या लॉ ऑफ एरिया। इज दैट मीन्स कि एरिया ऑफ P1 as P2 is equal to area of P3 as P4 in a given time, in a same time, right? So एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। The line joining from planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time, ठीक है। जो लाइन ज्वाइनिंग है सन से प्लैनेट तक, वो हमेशा इक्वल एरिया स्वीप यानी कि इक्वल एरिया कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। चाहे आप यहाँ पर ले लीजिए या यहाँ पर या कहीं पर भी, सेम टाइम में जो एरिया स्वीप होगा वो इक्वल होगा। दैट वाज द केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Now for next or the third law of Kepler's थर्ड लॉ, या इसे कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड, क्योंकि ये टाइम पीरियड के बारे में रिलेशन बताता है, तो इसको नाम दिया गया लॉ ऑफ पीरियड। क्लियर। थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो टाइम पीरियड है किसी भी प्लैनेट का, टाइम पीरियड दैट इज मींस एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है प्लैनेट, ठीक है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लेगा प्लैनेट, उसमें और जो सन से प्लैनेट की जो एवरेज डिस्टेंस है उनके बीच में रिलेशन हमें केपलर्स थर्ड लॉ में मिलता है। तो कैसे, देखिए, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of a planet is directly proportional to the cube of the average distance between the sun to the planet। क्लियर। मतलब हर एक प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r क्यूब के, और r क्या है यहाँ पर, r है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। क्लियर। सो दैट वाज द थर्ड लॉ, या फिर लॉ ऑफ पीरियड, क्योंकि ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, इसमें टाइम पीरियड को रिलेट करता है विद द एवरेज डिस्टेंस। तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। सो दीज आर द थ्री लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अगेन आई कैन एक्सप्लेन यू केपलर फर्स्ट लॉ, या फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट, दैट इज द every planet revolve around the sun in a elliptical path। Second, Kepler's law, या Kepler's second law, या law of area, तो वो क्या है, the line joining from planet to the sun sweep equal area in equal interval of time। And the last one, Kepler's third law, we can say that law of period, the square of the time period of any planet is directly proportional to the cube of the average distance between the sun to the planet, right? So these are the three laws of planet। इनकी हेल्प से हम प्लानिटरी के मोशन को समझ सकते हैं और उनको स्टडी करते हैं, राइट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर आपको केपलर्स लॉ समझ में आए हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।